हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष शुक्ला आज आपके लिए फुल बुक रिवीजन का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये जो रिवीजन का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हम पीसीआई सिलेबस में जो सेम 1 का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सेम 1 का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, इसको हम पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसको लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर विठल विश्राम ने एंड प्रोफेसर डॉक्टर पीएम पटेल ने। अगर आपको ये बुक चाहिए, आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उससे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पूरी बुक रिवाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे हम बुक रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 1 का पहला टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन किसका, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एरर्स का। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है, एनालिसिस क्या होती है, एनालिसिस क्यों करते हैं? तो सिंपल सा जवाब है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या फिर जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, उनके ऊपर जब हम एक वॉच रखते हैं तो वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो जाता है। और अच्छे टर्म में समझिए तो ये क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट। जो ड्रग्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उस ड्रग के, उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंडर आता है। क्या एनालिसिस करते हैं, एनालाइज क्या करते हैं, इसमें हम एनालाइज करते हैं इम्प्यूरिटीज, फॉरेन सब्सटेंसेस या फिर कोई अदर मटेरियल जो हमारे सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ठीक, तो अब देखिए क्या है इंट्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेक्स पॉसिबल डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस नोन एज एनालाइट। ये क्या करता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये हमारे लिए इजी करता है किसका, पॉसिबल डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। मतलब डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और एंड ऑल्सो क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्सटेंस है वो कौन सा है जो एज अ इम्प्योरिटी, एज अ फॉरेन सब्सटेंस हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, जब हम किसी एनालाइट को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस लगा सकते हैं या तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस लगा सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम उस सैंपल को किसके बेसिस पे जज कर रहे हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जज कर रहे हैं कि अगर हम उसको फ्लेम टेस्ट से अंडरगो करेंगे तो वो कौन सी फ्लेम देगा। जैसे कि सोडियम है वो येलो फ्लेम देता है, पोटेशियम है वो येलो फ्लेम देता है, वो गोल्डन येलो फ्लेम दे रहा है। देन अगर हम लिटमस टेस्ट लगा रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस है। देन हम अगला क्या देखते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की नीड क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे 500 mg पैरासीटामोल है और मुझे पता करना है कि ये प्योर है कि इम्प्योर है, मुझे इसकी एनालिसिस लगानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दोनों एनालिसिस पे लगा सकता हूं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैं क्या पता करूंगा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा इसमें स्ट्रक्चर क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके फंक्शन, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, फिर जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे बिहेव कर रहा है। देन दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या पता करेंगे कि अगर हमने इसमें 500 mg मेंशन किया है कि 500 mg पैरासीटामोल है, तो इसमें पैरासीटामोल की कंस्टिट्यूएंसी कितनी है, इसमें पैरासीटामोल कितना प्रेजेंट है। तो ये हम किसके थ्रू पता करते हैं, थ्रू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फिर एनालिसिस के थ्रू पता करते हैं, जिसमें जो कंसेंट्रेशन है वो पता कर रहे हैं थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड जो स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप एंड जो भी अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको पता कर रहे हैं, तो वो किसके अंडर है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंडर है। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है, देखो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम सैंपलिंग करते हैं, मतलब हम सैंपल बनाते हैं। सैंपल बनाने के बाद में हम सैंपल को स्टोर करते हैं। ठीक, सैंपल को स्टोर करने का मतलब ऐसी जगह पे स्टोर करना है जहां वो सैंपल क्या हो, ना ही खराब हो ना किसी और चीज से डिटीरियोट हो। डिटीरियोट का मतलब डैमेज हो जाना। ठीक, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने पे, ह्यूमिडिटी, एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के कांटेक्ट में आने पे प्रोडक्ट खराब ना हो या फिर सैंपल हमारा खराब ना हो। देन क्या है, सैंपल प्रिपरेशन। हमें पर्टिकुलर प्रोसेस जो लगाना है, आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मैं टेस्ट लगा रहा हूं, टाइट्रेशन ही लगा रहा हूं, तो मुझे चाहिए 0.1 ग्राम पीसीएम, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.1 पीसीएम को यहां से इस सैंपल स्टोरेज से प्रिपेयर करके यहां से लाना पड़ेगा। ठीक, देन उसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है, एनालिटिकल मेजरमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस है कि हम कैसे करते हैं, ये स्टेप्स हैं कि कैसे हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या फिर एनालिसिस होती है। ठीक, तो पहला क्या है, सैंपलिंग, दूसरा सैंपल स्टोरेज, तीसरा प्रिपरेशन और चौथा क्या है, एनालिटिकल मेजरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है, कहां पर है। स्कोप का मतलब होता है हम कहां कहां पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज देखते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज देखने के लिए सबसे पहला जो यूज है वो है
क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि हमारा सैंपल प्योर है कि इम्प्योर है, प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। तो ये किसके अंडर आता है? क्वालिटी कंट्रोल के अंडर। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं? क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये किया जाता है जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट जाए। जैसे कि अगर मेरे पास पीसीएम है, ठीक है, पीसीएम मेरे पास है, पैरासीटामोल है, तो ये जब बनाई गई होगी तो इसके जरूरी नहीं कि डायरेक्ट हमें पीसीएम में मिला हो, इसके इंटरमीडिएट्स मिले होंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरमीडिएट है तो हमारे लिए क्या है? वो प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है जो इसको बनाने के लिए यूज हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल होना इसेंशियल है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एसे। एसे का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। ठीक, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल का डिटर्मिनेशन। ठीक, ऐसे हम कैसे करते हैं? देखो, ऐसे होता है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। इसमें हम दोनों डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे और क्वांटिटी के बेसिस पे भी। तो हम रॉ मटेरियल्स का ऐसे कर सकते हैं। तीसरा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में क्या होगा? एनालिसिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ वन और मोर कंपोनेंट। जैसे मेरे कंपोनेंट में एक से ज्यादा, एक मेरे ड्रग में एक से ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट्स है या फिर कंपोनेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो वो हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इंप्योरिटी। अगर कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट में, कोई ऐसा इंटरमीडिएट प्रेजेंट है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है या फिर प्रोडक्ट को खराब कर सकता है, वो हम एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। देन अगला है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम कोई नई ड्रग बना रहे हैं तो हमें उसका एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चरल भी करते हैं, तो ये रिसर्च में भी हमें हेल्प करता है। ठीक, देन नेक्स्ट अगला है डायग्नोसिस। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस क्या करता है? ट्रीटमेंट लिखता है। तो ये डायग्नोसिस क्या है? ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो इसमें होगा क्या डायग्नोसिस में? डायग्नोसिस में आपकी डिफरेंट जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये सब किया जाएगा। ये भी किसके थ्रू होता है? ये भी एनालिसिस के थ्रू होता है या फिर एनालिसिस के अंडर होता है। देन अगला क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग में बेटा कैसे यूज है? देखो, फार्मिंग में जैसे सॉइल जो सॉइल की क्वालिटी है, तो सॉइल की क्वालिटी डिफर करती है विद टाइम टू टाइम। जैसे सॉइल का कंटेंट क्या है, पोटेशियम है कि नहीं, सोडियम है कि नहीं, नाइट्रोजन कंटेंट क्या है, तो ये सब हमें पता करना होता है। क्यों? बिकॉज इसी पे सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है। तो फार्मिंग में भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। कैसे? ये सॉइल की एनालिसिस करने में हेल्प करता है। किसमें? सॉइल की एनालिसिस करने में हेल्प करता है, जिससे हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट का अमाउंट पता चलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये स्टैंडर्ड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे बड़ा रोल प्ले करते हैं? हम कोई चीज बना रहे हैं, ठीक, एक स्पेसिफिक चीज बना रहे हैं, 250 mg पीसीएम की ही बात कर लो, ठीक, 250 या फिर 650 mg पीसीएम की बात कर लो, ठीक। तो इसमें ये 650 mg अगर क्या हर बार मेरी बन रही है कि नहीं बन रही है, ये तो मुझे जानना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे इनका प्रिपरेशन कराती है। तो जब ये इनका प्रिपरेशन कराती है तो उसके लिए उनको स्टैंडर्ड चाहिए होता है, वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। अगला है केमिकल रिसर्च। केमिकल रिसर्च में क्या है? जैसे कि हमने कोई नई रिसर्च की, ठीक, नई रिसर्च में हमारे पास कोई नया केमिकल कंपाउंड आया, हमें पता करना है ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसका एनालिसिस लगा सकते हैं पता करने के लिए कि हम वो कंपाउंड कौन सा है या फिर कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। इसी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ते हैं। देन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। इसमें क्या है? मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में, मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में आता है कि जो भी मेडिकल प्रोसेसेस है या फिर मतलब डिसीज डायग्नोसिस है उसमें, एंड बायोलॉजिकल रिसर्च मतलब नई नई जो रिसर्च है बॉडी के अंदर, जो विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च, वो भी हम एनालिसिस के थ्रू, एनालिसिस उसमें भी हेल्प करती है। मैक्सिमम यील्ड मतलब एक प्रोसेस कितना एक मैक्सिमम यील्ड दे रहा है हमें इन कंपैरेटिव टू अदर, इन कंपैरिजन टू अदर। एक प्रोसेस हमने लगाया पैरासीटामोल के लिए, दूसरा लगाया, तो दोनों में बढ़िया यील्ड कौन दे रहा है, कौन सा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, वो भी हमें एनालिसिस के थ्रू ही पता चलता है। देन सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ। एफडीए का नाम सबने सुना होगा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करता है? ये फूड सब्सटेंसेस है उनका एनालिसिस करता है, या फिर ड्रग्स है उनका एनालिसिस करता है। तो ये अल्टीमेटली किसमें हेल्प कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ को सेव करने में, ठीक है। तो ये था ओवरऑल जो स्कोप होता है किसका? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी कई सारी टेक्निक्स आती हैं एनालिसिस की, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस, अगर एक कंपाउंड होता, 10 कंपाउंड होते जो एक प्रोसेस से जज किए जा सकते, तो वो पॉसिबल
नहीं हो पाया। इसलिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्रोसेसेस यूज करते हैं जिसमें हम अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं किसकी, एनालिसिस की। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, हम या तो माइक्रो एनालिसिस लगाएं, क्या लगाएं, माइक्रो एनालिसिस लगाएं। मैक्रो एनालिसिस हम किसके लिए लगाते हैं, मैक्रो एनालिसिस लगाते हैं 0.1 ग्राम या उनसे ऊपर की क्वांटिटी वाले सैंपल्स में। ठीक है, मतलब जब सैंपल का साइज 0.1 ग्राम या उससे ज्यादा होगा तो हम मैक्रो एनालिसिस लगाएंगे। देन मीजो या फिर सेमी माइक्रो, इसमें हम 0.01 से लेकर के 0.1 ग्राम के बीच के जो मटेरियल्स हैं, जो सैंपल्स हैं, उसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे, मीजो या फिर सेमी माइक्रो एनालिसिस यूज करेंगे। देन माइक्रो एनालिसिस, मतलब माइक्रो एनालिसिस जिसमें पार्टिकल साइज या फिर सैंपल साइज 10⁻⁻⁶ माइक्रोग्राम होगा, उसके लिए हम माइक्रो एनालिसिस लगाएंगे। देन सब माइक्रो एनालिसिस हम किसके लिए लगा रहे हैं, जिसमें सैंपल किस रेंज में है, 0.0001 एंड 0.001 ग्राम के बीच में है। ठीक है, फिर अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस एंड ट्रेस एनालिसिस है। ट्रेस एनालिसिस मतलब जो पार्ट्स पर मिलियन में है, पीपीएम में है। ठीक, ये क्या हो जाता है, ये है ट्रेस एनालिसिस। ठीक, ऐसे ही अगर 10⁻⁴ ग्राम का सैंपल साइज है हमारे पास तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कुछ टाइप की एनालिसिस बेस्ड ऑन साइज था, ये सैंपल साइज के बेसिस पे हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। अगला क्या है, एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स में हमारे पास जो मेथड्स हैं वो मतलब मेनली 4 मेथड्स है। कौन सा, एक है क्लासिकल, जो हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं, ये हमारे क्लासिकल मेथड्स हैं। देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हमारे पास आ जाता है यूवी, आईआर, एनएमआर, ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, देन यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स है जिसमें हम बायो एसे करते हैं। ठीक, बायो एसे हो गया, आईजी एसे हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन एसे हो गया। ठीक, ये सारे क्या करते हैं, ये हमें माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड से हेल्प करते हैं, और बायोलॉजिकल मेथड में भी इनका कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स में और क्या हो सकता है, कल्चर के थ्रू। ठीक, कल्चर के थ्रू हो जाता है। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में हम रेडियो एसे कर सकते हैं। ठीक, जिससे हम क्या करें, कंपाउंड्स का पता कर सकते हैं जो कि रेडियो एक्टिव है। ठीक, तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है बस कि एनालिटिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, क्लासिकल मेथड्स में सबसे पहले क्या आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक एनालिस्ट जो है उसमें टेक्निक्स, रिएक्शंस और मेथड ऑफ मैक्रो स्केल एनालिसिस लगाते हैं। ठीक, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को किसके बेसिस पे जज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे। ठीक, या फिर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे। क्वालिटी का मतलब क्या है, उसकी रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस वो शो करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जाएगा कि नहीं, फिर हाइड्रोक्सिलेशन शो करेगा कि नहीं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके बेसिस पे क्या क्वालिटीज है, वो सब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, अच्छा, ये करते किस लिए, इसमें सैंपल साइज क्या रहता है, इसमें सैंपल साइज अराउंड 0.05 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 5 सेंटीमीटर क्यूब तक का रहता है। ठीक, देन क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी हम और क्या करते हैं, हम इसमें एक रिएक्शन लगाते हैं। तो रिएक्शन हमें क्या बताती है, रिएक्शन से हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं, रिएक्शन से हम रिजल्ट निकालते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म तो नहीं हुआ, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट या कॉम्प्लेक्स, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब हमने कोई रिएक्शन लगाई इसमें एनालिसिस के लिए, तो उसमें हम क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं, सर्टेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो ऑन रिएक्शन टू इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर की प्रेजेंस में कलर चेंज करते हैं, तो उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। देन डिसोल्यूशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो वो डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिसॉल्व हो गया या फिर डिसॉल्व नहीं हुआ, उसके बेसिस पे भी हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सर्टेन रिएक्शंस क्या करती हैं, एक गैस प्रोड्यूस करती हैं जो कि कुछ साउंड के साथ बाहर आती हैं या फिर नॉर्मल आती हैं, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, देन अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है, सबसे पहला है इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट में क्या होता है, फ्लेम टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, ये सारे होते हैं। ठीक, फ्लेम इग्निशन टेस्ट में मतलब जनरली हम हीट करके सैंपल को क्या पता करते हैं, उसकी क्वालिटीज का पता करते हैं। देन टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल एनाइंस के बेसिस पे या फिर बेसिक रेडिकल्स कैटाइंस के बेसिस पे, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देखिए अब टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में 2 मेथड होते हैं, एक होता है ड्राई मेथड, दूसरा होता है वेट मेथड। ठीक, ड्राई मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ड्राई सैंपल का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ड्राई मेथड का एक सब्स्टिट्यूट है वेट मेथड, जिसमें हम क्या किए, हमने यहां पर वेट मेथड में सैंपल लिया, सैंपल के साथ में इसको
वाटर के साथ में रिएक्ट कराया है, ठीक है, वाटर के साथ में इसकी एनालिसिस लगाई है, तो ये वेट मेथड हो गया। ठीक, अब ड्राई मेथड में पहला मेथड देखिए क्या होता है, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में मैंने बताया भी आपको कि कुछ सर्टेन केमिकल्स या फिर आइटम्स होते हैं जो फ्लेम के अंदर जाने पे अपनी रिस्पेक्टिव फ्लेम शो करते हैं, एक रिस्पेक्टिव फ्लेम में रहते हैं। ठीक, तो वो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर सोडियम मेटल जब बर्न करता है, सोडियम सॉल्ट, तो वो क्या करता है, येलो फ्लेम देता है। ठीक, और वहीं पे अगर बात करें पोटेशियम की, तो वो लिलैक कलर की फ्लेम देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देता है। तो बेस्ड ऑन दिस फ्लेम हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा सैंपल कौन सा है। ठीक, देन अगला देखिए है बीट टेस्ट। बीट टेस्ट में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, जो प्लेटिनम वायर है उसके एंड्स को एक लूप में बदल लेते हैं। ठीक, फिर उसको हीट करते हैं फ्लेम पे, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरेक्स, मतलब कुछ सर्टेन मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम अमाउंट में बोरेक्स लेके उसको लूप पे रखते हैं और एक ग्लासी मटेरियल में रख देते हैं। ठीक, जब तक क्या हो, एक बीड ना बन जाए। बीड एक सर्कुलर टाइप का मटेरियल होता है। ठीक, अब ये बीड बन गई, तो बीड को हम क्या कराते हैं, मटेरियल में टच कराते हैं, जो भी हमारा सैंपल है उसमें टच कराते हैं और फिर हीट करते हैं। अब जब हीट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो सैंपल हमने लिया, जो भी मेटल या फिर नॉन मेटल जो भी वहां पर है, उसमें जो सैंपल है हमारा, उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ऑक्साइड्स बनने की वजह से क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर प्रोड्यूस होते हैं। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक कलर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा सैंपल कौन सा है। देन हम आते हैं फॉर एग्जांपल कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट का अगर हम टेस्ट लगाते हैं तो ब्लू कलर देता है, निकल येलोइश कलर देता है, येलोइश ब्राउन कलर, तो हम इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन तीसरा है चारकोल टेस्ट। चारकोल टेस्ट में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एग्जामिनेशन के अंदर है उसको हम उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, Na2CO3 ऐड करते हैं, फिर चारकोल कैविटी में हीट करते हैं और उसके बाद में उससे ब्लो पाइप कनेक्ट करते हैं जिससे हम एयर पास करा रहे हैं। तो ये जो सब्सटेंस है या फिर सैंपल है वो क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्साइड्स में और अपने रिस्पेक्टिव कलर फॉर्म करेगा, जिससे हम पता कर लेंगे हमारा सैंपल कौन सा है। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा वेट मेथड। वेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जैसे सारे ड्राई टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिए, तो सैंपल जो है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जिससे कि हम एनाइनिक या कैटाइनिक कंस्टिट्यूएंट्स का पता लगा सकें। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हम पता क्या करते हैं। देखो जब कंपाउंड वेट मेथड में जाता है तो एनाइंस फॉर्म करता है, कैटाइंस फॉर्म करता है, क्यों, बिकॉज वो डिसोसिएट हो जाता है। अब डिसोसिएट हो गया तो हम बता सकते हैं उसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं बेस्ड ऑन कौन कौन से आयंस हैं, लाइक एनाइंस कौन से हैं और कैटाइंस कौन से हैं और कितने अमाउंट में हैं। ठीक, अब देखो एनालिसिस ऑफ एसिड एनाइन एसिड रेडिकल्स। ठीक, इसमें होता क्या है, इसका मेथड क्या होता है, इसमें हम जनरली क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं एनाइंस और कैटाइंस का एक सैंपल मिक्सचर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक माइक्रो टेस्ट ट्यूब, मतलब एक छोटी टेस्ट ट्यूब है 15 mg सैंपल की, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर मिक्स करेंगे। कितना, 15 mg सैंपल में लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करने के बाद में फिर हम इसको बॉईल करेंगे और फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज मतलब उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख के थोड़ी देर थोड़ी देर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक, फिर इसमें देखो क्या बताया गया, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो डिटरमाइन की जानी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.01 मोलर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो कंसंट्रेशन आती है वो अराउंड 0.01 मोल के आती है। ठीक, अब देखो अगला प्रोसेस क्या है, जब आयंस सेपरेट हो जाते हैं तो सेपरेट होने की वजह से जो एक्वस सॉल्यूशन बना, जब आयन सेपरेट हुए ग्रुप्स में, तो जो एक्वस सॉल्यूशन बना उसको हम इंडिविजुअल आयंस के लिए टेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखो कैसे टेस्ट किया गया, जो टेस्ट किए गए, अब उसके बेसिस पे हमने क्या अभी तक किया है, हमने इनको अलग अलग उसमें क्लासिफाई कर दिया। लाइक अगर ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में हमने सिल्वर, Hg और लेड, सिल्वर, Hg और लेड, इनको हमने तीनों को क्लासिफाई किया। ये कब इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये 1 मोलर HCl के साथ में क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही यहां पर भी है, बिस्मथ है, कैडमियम है, कॉपर, मरकरी, लेड, देन सेबेस्टीन, स्ट्रोंशियम, ये सारे ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 0.1 मोलर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में 0.5 pH पे क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा आयंस हमारे ग्रुप में या फिर हमारे बाउंडिंग में प्रेजेंट है। ठीक, या फिर सैंपल मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक है, देन अगला देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड्स में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड्स में जनरली हम क्या 4 मेथड्स लगाते हैं। पहला है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में आपको बस इतना याद रखना है, इसमें हम टाइट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है,
इसमें हम टाइट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। दूसरा हम क्या पता करते हैं, वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक के नाम में ही क्या है, वॉल्यूम है। तो ये मेथड हमारे लिए क्या है, वॉल्यूम पैरामीटर का यूज करके हम क्या करते हैं, कंपाउंड एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसमें करेंगे क्या, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ नॉन सॉल्यूशन का ठीक यूज करके क्या करेंगे, अननोन की वॉल्यूम निकालते हैं, अननोन की कंसेंट्रेशन निकालते हैं। मतलब क्या है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक की कंसेंट्रेशन हमें पता होगी, दूसरे की कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता होगी। तो हम जिसकी कंसेंट्रेशन पता है उस कंपोनेंट का यूज करके इस दूसरे कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन पता करेंगे। ठीक है, देन अगला क्या आता है, अगला देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कितने टाइप की रिएक्शन बताई इन्होंने, 5 टाइप की, न्यूट्रलाइजेशन, नॉन एक्वस, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। ये आपको अभी आगे फर्दर यूनिट्स में, 5 यूनिट्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, देन देखिए दूसरा मेथड आता है ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री में क्या है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए यहां लिखा है मेथड्स आर बेस्ड ऑन वेट एनालिसिस, कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल्स को बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं, विदाउट एनी एफर्ट सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आएगी अगर हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, देखो ये प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो होता है। तो प्रोसेस स्लो होने की वजह से ये प्रोसेस हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहता, ठीक, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी के दूसरे वर्जन यूज करते हैं, जिसमें या तो हम वोलेटिलाइजेशन यूज करते हैं या इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा सैंपल की प्योरिटी कितनी है या फिर उसमें कौन कौन सी इंप्योरिटी प्रेजेंट है। देन तीसरा मेथड आता है गैसोमेट्रिक। इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो लिबरेटेड गैस है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो की हुई है कुछ सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो वो गैस प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या करेंगे, थ्रू सर्टेन डिटेक्टर्स, थ्रू सर्टेन एनालिसिस प्रोसीजर्स हम क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे और फिर उस वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमें मिलेगी उससे हम कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे कि हमारा कितना वो पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो मतलब हम फॉलो करते हैं सारी एनालिसिस में, तो वो कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। एक होता है सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस का मतलब हो जाता है कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है। अब जैसे मैंने भी आपको बताया था मैक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस, तो वो किस बेसिस पे हम लोग कर रहे थे, बेस्ड ऑन सैंपल साइज। तो सैंपल साइज के बेसिस पे हम कर रहे थे, तो वो सैंपल साइज हमें क्या बता रहा था कि हमें कौन सा मेथड ऑफ एनालिसिस यूज करना है। तो हम सबसे पहले मेथड ऑफ एनालिसिस लेंगे, फिर सैंपलिंग, मतलब हम उसकी सैंपलिंग करेंगे, हमें कितना सैंपल लेना है, कौन से फॉर्म में लेना है। देन प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, जो सैंपल सॉल्यूशन हम ले रहे हैं टाइट्रेशन के लिए, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए या फिर वॉल्यूमेट्रिक मेथड के लिए या फिर गैसोमेट्रिक मेथड के लिए, तो हम उसके लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेस, अगर कोई और इंटरमीडिएट बन रहा है या फिर कोई सर्टेन कंडीशन आती है रिएक्शन के बीच में जो ब्लॉक कर सकती है, तो हम उसको हटाएंगे। देन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कैलिब्रेट करेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारी रीडिंग्स आएंगी उनका मेजरमेंट लगाएंगे, रिजल्ट कैलकुलेशन करेंगे और साथ बाद में इवैल्यूएशन करेंगे और उनकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। इसमें हम क्या कर रहे थे, एनालिसिस कैसे करते हैं वो हमने देखा और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब देखिए एक और मेथड होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, जज करते हैं अपने सैंपल को या फिर एनालाइज करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो हर कंपाउंड का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, तो उसको हम पोटेंशियोमेट्री मेथड का यूज करके पता कर सकते हैं। ऐसे ही कंडक्टेंस अगर चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कंडक्टोमेट्री प्रोसेस है। देन इलेक्ट्रिकल करंट पता करना है तो वो पोलैरोग्राफी या वोल्टामेट्री से पता कर सकते हैं। फिर फर्दर अगर रेडिएशन का पता करना है, रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी से पता करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, कोलरीमेट्री है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन मेथड है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कई सारे हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स हमें क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हेल्प करते हैं पता करने में कि हमारा सैंपल प्योर है, इम्प्योर है या फिर कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, देन अगला आता है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में हम क्या पता कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में हम मेनली जो यूज होता है ये थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होता है, एंटीबायोटिक्स के एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है पता करने के लिए। ठीक, या फिर उनकी प्योरिटी पता करने के लिए। क्यों, अच्छा भाई एंटीबायोटिक्स जरूरी क्यों है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ये हम कई सारे मेथड से यूज मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर प्लेट मेथड है,
कप प्लेट मेथड या फिर टर्बिडीमेट्रिक ट्यूब एसे मेथड। हम इन मेथड्स का यूज करके माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं अपने सैंपल की। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, देखो बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिशन जो कि मेजर्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स जिसको एनालाइज करना है। मैंने बताया भी कि इसमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स के एनालिसिस कर रहे हैं, उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नोन कंसंट्रेशन ऑफ। हम क्या कर रहे हैं, एक नोन कंसंट्रेशन ले रहे हैं एंटीबायोटिक की, एक अननोन ले रहे हैं, दोनों का कल्चर करा रहे हैं, दोनों को मेथड्स में लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम एक रिजल्ट दे रहे हैं कि हमारा जो अननोन कंसंट्रेशन थी वो इतना इफेक्टिव है और नोन कंसंट्रेशन इतना इफेक्टिव है। ठीक है, देन अगला क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स में हम बायोएसेज लगाते हैं। ठीक, बायोएसे का मतलब हो जाता है, देखिए बायोएसे का मतलब होता है इसमें हम क्वांटिटी ऑफ सैंपल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जिससे कि सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो एज नोन बाय द स्टैंडर्ड सैंपल। मतलब जो स्टैंडर्ड सैंपल हमारे पास दिया गया है उसी के इक्वल क्वांटिटी लेके हम चेक करते हैं कि हमारा वही पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, देन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन पे आते हैं। अच्छा, अब कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिससे क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर कितना अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी प्रेजेंट है, वो कंसंट्रेशन के उसमें हम डिटरमाइन करते हैं, उसी के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में आता है, दो टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बेस पे इसका एक्सप्रेशन करते हैं, इसको कंसंट्रेशन बताते हैं। ठीक, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसके बीच का जो रेशियो है बहुत ही स्मॉल है। मतलब अगर सॉल्यूट 1 है तो सॉल्वेंट क्या है, 10 है, तो 1:10 का रेशियो होता है लगभग। डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत ही हल्का, ठीक, बहुत ही वीक। अगर हम HCl की बात करते हैं तो दो फॉर्म में आता है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है या फिर जो भी सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरिजिनल HCl। देन कंसंट्रेटेड आता है, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो रेशियो होता है वो बड़ा होता है। मतलब यहां पर ये भी हो सकता है 10:5 या 10:2, ये रेशियो इसमें हो सकता है, जिसमें सॉल्यूट का रेशियो सॉल्वेंट का रेशियो अलग होता है या फिर सॉल्यूट का हाई होगा, सॉल्वेंट का कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। देन सेमी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मेथड की बात करते हैं, इसमें हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें अनसैचुरेटेड में क्या का मतलब क्या है कि ये और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। वही सैचुरेटेड की बात करते हैं तो ये अपने अंदर फर्दर कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक, देन क्वांटिटेटिव मेथड की बात क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव मेथड में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनका यूज करके हम इनका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नॉर्मलिटी या फिर नॉर्मल कंसंट्रेशन। नॉर्मल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एन एन। कैसे लिखते हैं हम इसको, नॉर्मलिटी को एन से लिखते हैं, और ये होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितना इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स का जो रेशियो लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी फिर से सुनो क्या है, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी है। ठीक, ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, देखिए 40 ग्राम NaOH है, इसका इक्विवेलेंट वेट 40 है। ठीक, इसको हम 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे कितना है, देखिए इक्विवेलेंट वेट कितना है, 40 के बाद में जो हमारा क्या कहते हैं सैंपल सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 1 लीटर है। तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा सॉल्यूशन कितना कहा जाएगा, 1 नॉर्मल कहा जाएगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं, आगे दूसरा पैरामीटर है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी या मोलर कंसेंट्रेशन, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m से रिप्रेजेंट करने के बाद में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पर सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वही हो जाता है हमारा मोलैरिटी। इसका जो यूनिट होता है उसको हम लिखते हैं मोल पर लीटर, बिकॉज जो ऊपर हमारे पास मोल्स है उसको तो हम मोल ही लिखेंगे और वॉल्यूम है लीटर में, तो ये क्या हो जाती है, मोल पर लीटर। ठीक है, देन इसका एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है,
अगर कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 मोलर। ऐसे ही अगर 2 मोल्स को हम 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर अगला पैरामीटर जो है वो है मोलैलिटी या फिर मोलल कंसेंट्रेशन। ठीक है, मोलल कंसेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वहां पे हम क्या ले रहे थे लीटर में ले रहे थे। और मोलैलिटी में हम क्या करते हैं, जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका मास लेते हैं किसमें किलोग्राम, वहां हम वॉल्यूम ले रहे थे, यहां पर मास ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर कोई सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे 1 मोलल सॉल्वेंट कहेंगे, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या है कि मास ऑफ सॉल्वेंट को हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें मोलैलिटी में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या है, ये कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का मेथड है जिसमें हम नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट लेते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। देख क्या होगा यहाँ पे ग्राम फार्मूला वेट, मतलब जो हमारा ग्राम फार्मूला वेट है या फिर जो वेट ऑफ सॉल्यूट है उसी के ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, उसको जब हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में तो वो हमारा फॉर्मेलिटी कंसेंट्रेशन होगा। इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम अगर मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट या फिर 1 ग्राम फॉर्मूला हमने लिया है तो वो और उसको 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है तो ये क्या हो जाएगा 1 फॉर्मेल्ट का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, देन मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन में, ये रेशियो होता है किसका मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है या फिर कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है इन मोलर क्वांटिटी या फिर मोल के फॉर्म में। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। जनरली ये एक रेशियो है किसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का कितना कंसेंट्रेशन इन मोलर यूनिट प्रेजेंट है अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और कितने टोटल मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। यहां पर देखिए एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहाँ n प्लस एन क्या है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा किसमें मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए जो अगला हमारे पास पैरामीटर है वो है मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास में, मॉलिक्यूलर वेट में हम क्या कर रहे हैं इसके जो एटॉमिक मास है, जो कंपाउंड जो इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास है उन सबको ऐड करके हम क्या कर रहे हैं एक मॉलिक्यूलर मास दे रहे हैं जो कि हमारे पूरे कंपाउंड का इंडिविजुअल मास है। ठीक, इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं कंसेंट्रेशन को बता सकते हैं। देन अगला देखिए क्या है, अगला है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, मतलब ये रेशियो होता है एटॉमिक वेट और वैलेंसी का। ठीक, एटॉमिक वेट मतलब जो एक पर्टिकुलर एटम का वेट है एटॉमिक यूनिट क्वांटिटी में वो, और जो वैलेंसी है वो क्या हो जाता है इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट के बारे में। आप एग्जांपल्स बुक में देखिएगा। देन फॉर्मल सॉल्यूशन है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है अपॉन कितना सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दोनों का वेट इंटू 100। जैसे हम नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं कि a बाई बी इंटू 100 वाले फॉर्मूले से, वैसे ही हम इसमें भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, ये परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं हम किससे बाई वेट, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं वेट ले रहे हैं। अगर हम बाई वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, देन देखिए अगला परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, ये मैंने अभी आपको बताया। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ मतलब कितने परसेंट हमारा कितना पावर है हमारे जो भी हमारा सॉल्यूट है सॉल्वेंट है कंपाउंड है उसका, जब हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारा जो HCl है वो 35.5% कंसेंट्रेटेड है या फिर 36% कंसेंट्रेटेड है, तो ये हम क्या कर रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं। ठीक, तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ में मेजर करते हैं। फिर अगर हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी को बताना है, मतलब पार्ट्स मिलियन में जाना है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम जनरली इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पीपीएम मेजर करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे किसके
ये पैरामीटर्स थे हमारे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के, ठीक, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ पैरामीटर्स थे। अब देखिए अगला क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का स्टैंडर्ड्स, दो टाइप के स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनकी प्योरिटी अप्रोप्रिएट होती है, मतलब उनका कोई स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, वो एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे लिए प्रेजेंट होते हैं, उनका यूज करके हम अदर कंपाउंड्स का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसलिए उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। देन दूसरा क्या है, देखिए हम आइडियल रिक्वायरमेंट्स जो ले रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की, देखो सबसे पहला कि ये इजिली ऑब्टेन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए, ठीक, और प्योर फॉर्म में ही प्रिजर्व किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, ये कोई भी चेंज ना शो करे एयर की वजह से जब हम इसको वे कर रहे हैं। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब सैंपल क्या करें, मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब करे। फिर किसके अंडर को ना करे, मतलब ये किसके अंडर को करे, किसकी तरफ रिजल्ट शो करे, क्वालिटेटिव और अदर टेस्ट के, ठीक है। देन मॉलिक्यूलर मास इट्स जो होना चाहिए वो नल होना चाहिए, देन क्यों, बिकॉज ऑफ वेइंग एरर, ठीक। देन ये रैपिडली सॉल्युबलाइज हो जाना चाहिए किसमें, जो कंडीशंस इसको दी जाए, ठीक। फिर ये क्या पोजेस करे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन शो करे जब इसको कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में रखा जाए, ठीक है। देन अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला जो टॉपिक आता है वो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या है, ये जनरली वो उन सब्सटेंसेस को दिए जाते हैं जिनका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, ठीक है, या फिर जिनका हमें कंपैरिजन करना है किसके अगेंस्ट में, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में, ठीक। तो ये क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए आप, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब आपको कुछ कंपाउंड्स का स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, जो आपका जनरली यूज होते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपको जो मेन पढ़ने हैं वो है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के बाद में पोटेशियम परमैंगनेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं और हर ईयर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए ऑक्सैलिक एसिड का पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड को हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक। ऑक्सैलिक एसिड को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑक्सैलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट लेंगे, ठीक। कैसे लेंगे, एनालिटिकल बैलेंस का यूज करके लेंगे और उसको 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक। फिर उसमें हम क्या करेंगे, अबाउट 800 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिर उसको हम बहुत ही जेंटली शेक करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद में जब ऑक्सैलिक एसिड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें और डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे जब तक 1 लीटर मार्क तक हमारा वॉल्यूम मेकअप नहीं हो जाता, ठीक। फिर उसके बाद फ्लास्क को हम कैप कर देंगे और क्या करेंगे, हमारा रख देंगे जिससे कि यूनिफॉर्मिटी बन जाए। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लिया, फिर उसको हमने वे किया एनालिटिकल बैलेंस से, फिर उसमें हमने 800 ml पानी डाला, ठीक। 800 ml पानी डालने के बाद में हमने उसकी स्टिरिंग की है, यहाँ स्वर्लिंग की है, देखो तो, और स्वर्लिंग करने के बाद में हम जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो हमने फिर उसमें वाटर ऐड किया जिससे वॉल्यूम मेकअप हो जाए। तो ये टोटल 5 स्टेप्स में हुआ। देन हमने उसको रख दिया ताकि वो यूनिफॉर्म कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर जगह पे। देन स्टैंडर्डाइजेशन प्राइमरी स्टैंडर्ड है, करते नहीं है लेकिन हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम 0.5 ग्राम के क्या ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ले रहे हैं, ठीक। इसको हम वे कर रहे हैं एनालिटिकल बैलेंस के यूज से। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, एक एर्लिनिमर फ्लास्क, इसको हम और क्या नाम देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, 50 ml डिस्टिल वाटर ले रहे हैं। 50 ml डिस्टिल वाटर लेने के बाद में इस फ्लास्क में हम उसको डाल रहे हैं और उसको शेक कर रहे हैं। शेक करने के बाद में हम इसमें कुछ ड्रॉप्स किसकी डाल रहे हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालने के बाद में हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ, 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, जिससे कि एक पेल पिंक कलर प्रोड्यूस होगा एट एंड पॉइंट, ठीक है। अब इस एंड पॉइंट पे हमें क्या करना है, यहाँ वॉल्यूम को रिकॉर्ड कर लेना है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की, और फिर उसकी कैलकुलेशन लगानी है। तो ये क्या था, ये पूरा मेथड था किसका, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। देन अगला मेथड, अगला जो हमारा कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो इसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, हम 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, ठीक, उसको 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भर देंगे, ठीक। देन उसमें अराउंड हम 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट लेंगे और उसको मिक्स करेंगे कंटिन्यूअस स्टीयरिंग से।
फिर उसमें 700 ml वाटर और ऐड करेंगे। 700 ml वाटर ऐड करने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे रख दे रहे हैं। अब जब वो यूनिफॉर्म हो जाता है तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं 1000 ml तक। 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप करने के बाद में हम इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जब हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। अब इसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं बाय पोटेशियम बाइथैलेट। ठीक, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5 ग्राम पोटेशियम बाइथैलेट लेंगे। ठीक, इसको हमने ड्राई किया है 120 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 2 आवर्स। फिर देखो क्या हो रहा है, 75 ml कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर लेते हैं। फिर उसमें हम 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन की डालेंगे। 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन की डालने के बाद में हम उसको तब तक टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जब तक परमानेंट पिंक कलर हमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा जब परमानेंट पिंक कलर आ रहा है तो इसके लिए इक्विवेलेंट फैक्टर दिया गया कि जो 20.42 mg पोटेशियम बाइथैलेट जो है वो क्या कर रहा है, 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है जो कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो ये m क्या है, हमारी मोलर कंसेंट्रेशन है। तो वेट इन ग्राम्स ऑफ पोटेशियम बाइसल्फेट जो हमने लिया अपॉन जो इक्विवेलेंट फैक्टर था, इसके अलावा जो आईपी फैक्टर था और जो NaOH सॉल्यूशन लिया हमने वो ml में। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड भी दिया हुआ है, इसको हम क्या दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जिसमें हम ऑक्सैलिक एसिड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए हम पहले तो इसको प्रिपेयर करेंगे सेम उसी तरीके से, देन हम क्या कर सकते हैं 0.1 नॉर्मल NaOH को हम ब्यूरेट में ले लें, फिर 5 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को हम क्या करें 100 ml कॉनिकल फ्लास्क में ले लें और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड कर दें। फिर उसको हम टाइट्रेट करें, तो टाइट्रेट करने के बाद में जब हमें एंड पॉइंट आ जाए, एंड पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, एंड पॉइंट हमें पता चलेगा जब एक पिंक कलर, फेंट पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, वो पिंक कलर के आने की वजह से जो कि 30 सेकेंड्स तक रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। तो जब ये एंड पॉइंट आ जाएगा तो हम इस एंड पॉइंट पे आके क्या कर ले, उसको मेजर कर ले। तो ये क्या था, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ऐसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद में और भी कंपाउंड्स हैं जैसे कि हमारे सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट के बाद में आपका सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट के बाद में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद में आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक, अब पोटेशियम परमैंगनेट भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आपको इसे ढंग से पढ़ना है थोड़ा। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, अच्छा इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, 3.2 से 3.5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को हम एक्यूरेटली वे करेंगे। वे करने के बाद में उसको 1500 ml बीकर में या फिर 150 ml बीकर में क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। ठीक, फिर उसमें हम 1500 ml वाले बीकर में हम क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे और उसको एक कॉक ग्लास से कवर कर देंगे, उसको ग्लास रख के कवर कर देंगे। फिर उसको हम 15 मिनट से आधे घंटे के लिए क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे। फिर लैब टेम्परेचर पे इसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद में हम इसको फिल्टर करेंगे, कैसे, यूजिंग ग्लास क्रूसिबल या फिर फनल से। ठीक, फिर फिल्ट्रेट जो आया उसको हम क्लीन ग्लास वेसल में ले लेंगे। जो फिल्टर्ड सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, क्लीन ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल में प्लेस कर देंगे जिससे हमारे पास बिल्कुल एक प्योर फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट हमें मिले। ठीक है, यूजुअली ये किसमें रखा जाता है, डार्क उसमें रखा जाता है बिकॉज ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन शो करता है। देन अब हम देखते हैं इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम एनालिटिकल ग्रेड का सोडियम ऑक्सलेट लेते हैं। ये याद रखिएगा हम कौन सा कंपाउंड यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, तो हम क्या ले रहे हैं, सोडियम ऑक्सलेट ले रहे हैं जिसको हमने 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई किया है 2 घंटे के लिए। ठीक है, और कैसे, एक डेसिकेटर में रख के। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, 0.3 ग्राम सोडियम ऑक्सलेट को वे करेंगे और ट्रांसफर करेंगे 600 ml बीकर में। अब 240 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिस्टिल वाटर जो है उसको इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में हम 12.5 ml कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे जो कि 1 मोलर कंसेंट्रेशन का है। आप सॉल्यूशन को कूल करेंगे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे और कब तक इसको करेंगे, जब तक ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक,
फिर सॉल्यूशन को हीट करेंगे 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे, फिर एटलीस्ट 0.5 से 1 ml ड्रॉप वाइज एडिशन करेंगे, किसका मतलब इसका एडिशन करेंगे KMnO4 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें कब तक ऐड करना है, जब तक इसका कलर, जब तक मतलब हम अगली ड्रॉप डालें तब तक इसका कलर फेड ना हो जाए, इतना टाइम गैप होना चाहिए, ठीक। अब जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, वो क्या है, कलर प्रोड्यूस बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन विद द कलर प्रोड्यूस बाय सेम वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 50 to 55 to 60 डिग्री सेल्सियस इज कंपेयर्ड। मतलब जो परमैंगनेट सॉल्यूशन है वो जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर जो बॉइल्ड या फिर कूल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला KMnO4 है, उन दोनों के कलर का जो कलर प्रोड्यूस हुआ उसका हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास दो क्वांटिटीज आई सोडियम ऑक्सलेट की, उसको हम रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करेंगे, हमारे पास रिपीटिशन का चांस रहता है, रिपीटिशन करना पड़ता है ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर दें, ठीक है। अब सॉल्यूशन को हम रीस्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का और भी मेथड्स हैं, मतलब दूसरे मेथड्स भी हैं पोटेशियम परमैंगनेट को स्टैंडर्डाइज करने के, प्रिपेयर करने के, वो आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। देन अगला आता है, अगला टॉपिक है हमारा एरर। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो एरर है, एरर के बारे में कि एरर क्या होती है, कैसे हम लोग एरर को ट्रीट करते हैं, भाई एरर मिनिमाइज कैसे करेंगे, कैसे कैसे हमारे प्रोसेस में अकर हो सकती है। तो एरर क्या होती है, एरर का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक, या फिर अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मतलब जो वैल्यू हमारी आई है और जो वैल्यू हमारी होनी चाहिए उसके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, एरर है, ठीक है। तो एरर डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है, वही एरर होती है, या आप इतना समझ लीजिए। देन आगे देखिए, ये एरर और डीप में जाते हैं तो एरर होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं एरर को, दो मेथड से, एक एब्सोल्यूट मेथड, दूसरा कंपैरेटिव मेथड। अब देखिए अगला क्या है, सोर्सेज। एरर होती कहां कहां से, एरर हो सकती है, देखो पहला एरर सबसे बड़ा वे करने में हो सकता है। कोई भी हमारा सैंपल है, जब हम उसकी वेइंग कर रहे हैं तो ड्यू टू एनी फैक्टर, चाहे हमारी सेल्फ एरर हो, मतलब हमसे वे करने में गलत हुआ हो, या फिर मशीन एरर हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं, सॉरी उससे भी एरर आ सकती है, ठीक है। अब इवन स्टैंडर्ड वेट्स हैव एरर। अब जैसे अगर हम 1 किलोग्राम जो यूज करते हैं, या फिर जो हम एनालिटिकल बॉक्स यूज करते हैं, उसमें जो 100 ग्राम होता है, अगर आप उसको वे करेंगे तो 99.94 या फिर 84 ऐसे होता है, वो मतलब पर्टिकुलर 100 ग्राम का वो नहीं होता है। तो उसमें क्या हो सकता है, हमारे पास चांस ऑफ एरर है। फिर अगला क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल रीडिंग। अगर हवा चल रही है, एयर है हमारे रूम में, तो उससे भी एरर आ सकती है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, कैलिब्रेशन अगर नहीं हुआ, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा सैंपल जो है वो एरर शो करेगा, या फिर जो हमारा प्रोसेस है वो एरर शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आयरन कंपाउंड्स प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो वहां उस वजह से भी एरर आ सकती है, ठीक है। एयर की वजह से तो मैंने बताया कि होती है, एरर हो सकती है एयर की वजह से। देन कोरोजन जैसे प्रोसेस है वो भी क्या कर सकते हैं, इस एरर को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एरर पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में क्या है, एक दो टाइप की होती है, एक डिटर्मिनेट, दूसरी इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट एरर में क्या होता है, ये एरर कांस्टेंट है, ठीक है, और क्या होती है, स्लाइटली चेंज होती है कंसिस्टेंट फॉल्ट से ड्यूरिंग द एनालिसिस, ठीक। मतलब ज्यादा ये एरर बार बार होती रहती है, अगर हमारे प्रोसेस में कोई गलती है तो ये एरर बार बार होगी। जैसे कि अगर टाइट्रेशन के जो टाइम पे एरर हो रही है उसकी बात करें, ठीक। अच्छा, इस एरर को हम प्रिवेंट और मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे, हम सोर्स का पता करेंगे, हम एरर कैसे हो रही है, ठीक। अब देखो, सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू। अगर एक ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए ही अलग अलग मेथड्स का हमने यूज किया है, तो हो सकता है हमारे प्रोसेस में एरर आए, या फिर और वो एरर कैसी होगी, डिटर्मिनेट एरर। इनकरेक्ट फॉर्मूला, भाई हमें मोलैरिटी निकालनी, हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। एरर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सैंपलिंग, मतलब वेइंग करने के टाइम पे, सैंपल प्रिपरेशन के टाइम पे जो एरर हो रही है वो हो रही है एरर ड्यूरिंग सैंपलिंग। फिर एक एरर जो कॉज हो रही है ड्यू टू वेइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल, मतलब जो सैंपल को गलत अमाउंट में वे करना। अगर हमें 0.15 ग्राम लेना था, हमने 0.17 ग्राम ले लिया, 0.1 ग्राम ले लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेइंग एरर हो जाएगी, तो उससे भी एरर आ सकती है। इन करेक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट,
इनकरेक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट में क्या होगा, देखो जो हमने टाइट्रेंट लिया है, मतलब जो हम ब्यूरेट में ले रहे हैं उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, इनकरेक्ट है, हमें 0.1 मोलर चाहिए, हमने 0.1 नॉर्मल बनाया, तो उससे भी हमारे प्रोसेस में एरर आ जाएगा। ठीक, ब्लैंक वैल्यू जो कैलकुलेट की गई वो गलत हो, मतलब जो हमने ब्लैंक प्रोसेस लगाया उसमें भी जो वैल्यू आ रही है वो गलत है। ठीक है, अब जो या फिर टाइट्रेशन जो है उसको हमने हाई स्पीड पे परफॉर्म किया, टाइट्रेशन की एक इंडिकेशन रहती है कि हमें उसे स्लो स्पीड पे परफॉर्म करना है, लेकिन हमने उसे हाई स्पीड पे परफॉर्म किया, तो हाई स्पीड पे परफॉर्म करने की वजह से क्या होगा, वो जो केमिकल रिएक्शन उसमें हो रही है वो प्रॉपरली नहीं होगी। जब केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली नहीं होगी तो वहां पे वो सैंपल एरर शो करेगा या फिर जो प्रोसेस है वो एरर शो करेगा। अब देखिए दूसरा क्या है, इसमें दूसरा मेथड जो टाइप है एरर का वो है रैंडम एरर। ठीक, एक सिस्टमिक था, दूसरा रैंडम है। रैंडम में क्या है, ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, ये कोई इंटेंशनली नहीं करता। अब जैसे सैंपल हैंडल्ड इम्प्रॉपरली, अगर सैंपल की प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं की गई, जो सैंपल हमारा उसको प्रॉपरली रखा नहीं गया या फिर ओपन एयर में रख दिया, अगर उसके पास इंडिकेशन है कि उसे क्लोज में रखो तो वो एरर शो करेगा। ठीक, अगर इक्विपमेंट ही गलत है, मतलब अगर हमें एनालिसिस वेइंग करनी है, एनालिटिकल बैलेंस है, हम उसको वे कर रहे हैं किससे, डिजिटल बैलेंस से, दोनों का कैलिब्रेशन अलग होता है, तो उसमें भी क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट की वजह से क्या हो सकता है, ये एरर आ सकती है। देन इनकरेक्ट पैरामीटर्स, मतलब अगर लार्ज इंक्रीमेंट्स वो करने हैं, ठीक, उसके बीच में हमने इंटरवल्स ले लिए, अगर जो इंक्रीमेंट्स लेने हैं उसके बीच में इंटरवल ले लिए तो उससे भी एरर आ सकती है। देन प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट, जो हमारी ब्यूरेट है जिसमें हम अननोन कंसेंट्रेशन का या नोन कंसेंट्रेशन का सैंपल ले रहे हैं, उसमें बबल्स हैं, ठीक है, उसमें एयर है, तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। देन अगला क्या है, इम्प्रॉपर रिंसिंग, मतलब हमने प्रॉपर वॉशिंग नहीं की अपने सैंपल की। देन लेस ट्रेन्ड ऑपरेटर्स, अगर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो मतलब अच्छे से ट्रेन नहीं है तो भी हमारे एरर आने के चांसेस है। तो ये किस टाइप की एरर थी, ये कौन सी टाइप की एरर थी, रैंडम एरर। अब देखिए अगली कौन सी है, ग्रॉस एरर। ठीक है, ये मतलब दोनों वजह से हो सकती है, सिस्टमिक एरर भी और रैंडम एरर भी। ठीक, अच्छा क्या क्या सोर्सेज रहते हैं इनके, नोटेशन मिस्टेक्स, वही चीज हम क्या कर रहे हैं, मोलैलिटी को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलैलिटी को m से, हमने जल्दी जल्दी प्रोसेस किया, हमने मोलैलिटी लिख दिया। अब जब अगले बंदे ने उसको कैलकुलेट किया तो वो क्या किया, इस मोलैलिटी को यूज किया, ठीक है, ना कि मोलैरिटी को, तो उससे नोटेशन मिस्टेक्स आती है जिससे एरर हो सकती है। दूसरी कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन मिस्टेक में हम क्या करते हैं, हमारे पास 0.001 ग्राम क्वांटिटी है, ठीक, हमने इसको क्या किया, 1 माइक्रोग्राम लिख दिया, सॉरी 1 mg लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये अगर सही नहीं है, ठीक, अगर ये कैलकुलेशन में यहाँ पे 1 mg नहीं है, ये सही नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन एरर कॉज करेगा। अब तीसरा क्या है, अगर सैंपल मिक्स हो जाए या रिएजेंट मिक्स हो जाए तो। देन रॉन्ग सैंपल साइज, अगर हमने सैंपल साइज गलत लिया, जैसे कि लिमिट टेस्ट में बहुत ही लेस क्वांटिटी चाहिए होती है, अबाउट 0.1 ग्राम के अबाउट क्वांटिटी चाहिए होती है, हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.2 ग्राम, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, दिक्कत करेगा। देन अगला देखो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन। अब मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन में क्या जा रहा है, हमें इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाना है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हमने 20 मिनट के लिए चलाना है, लेकिन हमने क्या किया, 15 मिनट में उसको ऑफ कर दिया। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब लगाते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेस लगा रहे हैं तो उसके पहले हमें 20 मिनट तक इंस्ट्रूमेंट ऑन रखना है, तो जब 20 मिनट तक इंस्ट्रूमेंट ऑन ना रख के हम उसको तुरंत कर देते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से एरर आ सकती है, ठीक है। देन अगला देखिए क्या है, अब मेथड्स पढ़ते हैं मिनिमाइजेशन के, कि कैसे कम हो सकती है एरर। एरर कम करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, देखिए कैलिब्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका कैलिब्रेशन करते रहना है हमें इंस्ट्रूमेंट्स का, प्रॉपर उसकी कैलिब्रेशन करने से ये हो जाएगा जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है इंस्ट्रूमेंट में जिसकी वजह से एरर आ सकती है वो मिनिमाइज हो जाएगी। देन दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग अ पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन। पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन परफॉर्म करने का मतलब हो जाएगा, हम अपना सैंपल तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, वहां पे पैरेलल डिटर्मिनेशन भी कर रहे हैं। हम एक सैंपल ले रहे हैं जिसमें टेस्ट हो रहा है, दूसरी जगह हमने एक और प्रोसेस लगाया वही सेम सैंपल लेके, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, दो वैल्यूज आएंगी, हमें पता चल जाएगा एरर हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो हम उसको मिनिमाइज आसानी से कर सकते हैं, ठीक। देन तीसरा क्या है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस चलाते हैं, दो प्रोसेस लगाते हैं, दोनों में हम सेम चीज स्टडी करते हैं, लेकिन एक को हम विद द सैंपल करते हैं, दूसरे को विदाउट सैंपल। ब्लैंक में हम क्या करते हैं, हम सेम प्रोसेस रन कराते हैं विदाउट सैंपल, मतलब उसमें हम सैंपल नहीं लेते, एंड जो दूसरा प्रोसेस चलेगा उसमें सैंपल होगा जो कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा, उससे हमें पता चलेगा हमारे प्रोसेस के बीच में
या किसी मतलब जो ड्रग है या फिर सैंपल है उसकी वजह से कोई इंप्योरिटी तो नहीं आ रही है, ठीक है। देन क्रॉस चेकिंग रिजल्ट्स बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो अलग अलग मेथड्स ऑफ एनालिसिस है उनका यूज करके हम क्रॉस चेकिंग करें। क्रॉस चेकिंग का मतलब रीवेरीफाई करें कि हमारा जो ट्रू वैल्यू आई है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं है, या फिर जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं है। देन स्टैंडर्ड एडिशन, मतलब जो एडिशन का मेथड है, जो हम सैंपल ले रहे हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट के लिए, या फिर जो सैंपल एग्जामिनेशन में है उसको हम क्या करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड ऐड करके भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। द मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, ये सारे क्या थे, ये थे मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, एरर को हम कैसे कम कर सकते थे। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है एक्यूरेसी, दूसरा आता है प्रिसीजन। देखिए एक्यूरेसी को अगर डिफाइन करते हैं तो एक्यूरेसी क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड रियल वैल्यू। एक्सेप्टेड रियल वैल्यू का मतलब जो रियल वैल्यू है वो नहीं मिली तो हमने क्या किया, एक एक्सेप्ट कर ली वैल्यू कि हाँ ये इस रेंज में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक। देन अगला देखिए प्रेसिजन क्या होता है। प्रेसिजन को हम लोग डिफाइन करते हैं, अच्छा जो एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन है ये तीन टर्म्स में डिफाइन किया जाता है प्रेसिजन को, एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, ठीक। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, as the it can be defined as precision of measurement system in which degree of repeated experiment is considered under the static condition। मतलब ये कंडीशन रिप्रोड्यूसिबिलिटी की कंडीशन कब है, जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी प्रोसेस है वो क्या है, प्रिसाइज्ड है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो हम क्या कहेंगे वो रिप्रोड्यूसिबल है, ठीक है, या फिर रिपीटेबल है। देन अगला है इसमें देखिए रिपीटेबिलिटी, मैंने आपको बताया रिपीटेबिलिटी को भी मतलब प्रेसिजन को भी दो टाइप में डिवाइड किया इन्होंने, एक रिपीटेबिलिटी, दूसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी क्या है, वेरिएशन विच अराइज इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स मेड टू कीप द कंडीशन कांस्टेंट। मतलब रिपीटेबिलिटी का मतलब हुआ कि हमने वो सारे प्रोसेस, वो सारे तरीके अपना लिए कि हम कंडीशन को स्टैटिक रखें, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो वो क्या हो गया, हमारी रिपीटेबिलिटी हो गई, ठीक। तो ये प्रेसिजन किस टाइप का हो गया, रिपीटेबल प्रेसिजन हो गया। देन रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, जिसमें हम सेम कंडीशन अप्लाई करके मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, तो वो क्या हो गया, रिप्रोड्यूसिबल हो गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक किसके बारे में, एरर्स के बारे में, जिसमें आपको आपने क्या क्या पढ़ा, एरर कैसे होती है, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने इसमें कवर किए, ठीक है। सो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के बारे में बताना है। फार्माकोपिया होता क्या है, फार्माकोपिया सबसे पहले जानिए एक ऐसी बुक है, ऐसी स्टैंडर्ड बुक है जिसमें सारी ड्रग्स, सारे जितने भी केमिकल्स हैं उनका एक मोनोग्राफ है, एक रिकॉर्ड है, तो फार्माकोपिया वही है, ठीक। फार्माकोपिया के जब आगे बात करते हैं, देखिए क्या है, अगर हम कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज चाहिए। वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें कहाँ से मिल सकती हैं, इस फार्माकोपिया से मिल सकती हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शंस व्हिच इज रिटन इन बुक कॉल्ड फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है, एक ऐसी बुक है जिसमें वो सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं जिससे हम एक मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन फार्माकोपिया का डेफिनेशन देखिए तो ये क्या है, अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू ड्रग्स एंड देयर कॉमन डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स पब्लिश्ड इन अ कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। फार्माकोपिया को पब्लिश कौन करा रहा है, फार्माकोपिया को पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिश कराती है, बिकॉज ये एक रेगुलेटेड बुक है जिसमें एडिशन या फिर डिलीट करना किसी भी ड्रग का या फिर किसी भी डेटा का कौन करा सकता है, ये करा सकता है हमारा जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है। अब देखिए जो जैसे मैंने बताया हर कंट्री की अपना गवर्नमेंट इसको पब्लिश कराती है, तो इसी बेसिस पे कई सारे जो हमारे कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अपनी फार्माकोपिया पब्लिश कराई। जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में हमारी फार्माकोपिया कौन सी है, इंडियन फार्माकोपिया। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लिए हमारी कौन सी फार्माकोपिया चलती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएस है तो यूएस फार्माकोपिया, ऐसे ही बहुत सारी फार्माकोपिया चलती हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आईपी पढ़ना है, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है। तो आईपी के बारे में पढ़ते हुए हम सबसे पहले देखते हैं आईपी का पहला एडिशन, सबसे पहला पब्लिकेशन कब आया था, इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहले कब बनी थी। तो इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है इंडियन फार्माकोपिया कमिटी या फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट जो एडिशन आया था वो आया था 1955 में। 1955 में इसका पहला एडिशन आया जिसका इंप्लीमेंट किया गया 1960 में।
देन दूसरा एडिशन इसका आया 1966 में, 1966 में, जिसका अमेंडमेंट हमने किया, जिसका सप्लीमेंट हम कब लाए, 1975 में। तो यहाँ पर दो एडिशंस आए, एक आया 1955 में, दूसरा आया 1966 में। तीसरा एडिशन आया इसका 1985 में, आईपी का तीसरा एडिशन आया 1985 में, जिसमें अमेंडमेंट जो किए गए वो 1989 और 1991 में किए गए। देन अगला एडिशन जो आया वो 1996 में आया, मतलब चौथा एडिशन जो आया वो आया 1996 में, और इसमें जो चेंजेस किए गए वो हमारे आईपी 2000 और आईपी 2002 में, मतलब 2000 और 2002 में किए गए, ठीक है। देन इसके बाद में 1996 के बाद में या 2002 के अमेंडमेंट के बाद में जो आईपी आई हमारे पास वो आई 2007 में, जो कि 5वां एडिशन था, ठीक, जो पांच एडिशंस में थी, जिसमें 3 वॉल्यूम्स थे। इनमें डिफरेंट नोटिसेस थी, मोनोग्राफ्स थे, कई सारी नई ड्रग्स के बारे में कंटेंट था, तो वो सब इन तीनों वॉल्यूम्स में था। देन अगले उसके बात करते हैं, जो हमारा 6th एडिशन आया, 6th एडिशन हमारा आया 2010 में, आईपी का 6th एडिशन आ रहा है 2010 में, जिसके एडेंडम्स, मतलब जो उसमें चेंजेस किए गए, वो जो उसका अपडेशन किया गया वो कब किया गया, 2012 में। इसमें भी क्या है, 3 वॉल्यूम्स है, इसमें भी जनरल नोटिसेस हैं, प्रीफेस है, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो कि वॉल्यूम 1 में है। देन मोनोग्राफ्स हैं ए से एम तक वॉल्यूम 2 में, एंड एन से जेड तक वॉल्यूम 3 में, ठीक है। देन अगला एडिशन जो 7th एडिशन आया वो आया 2014 में, जो कि डीवीडी फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके 7th एडिशन में भी 7th एडिशन में भी क्या है, 7th एडिशन में भी कई सारे चेंजेस किए गए, मतलब जो ये आया था आपका 2014 में 7th एडिशन, इसके भी एडेंडम्स किए गए, इसमें भी अमेंडमेंट्स किए गए, वो आया हमारा 2015 में, फाइनल फार्माकोपिया आई। देन अभी जो इंडियन फार्माकोपिया चल रही है वो है 7th एडिशन में आया हमारा 2014 में, ठीक, 7th एडिशन आया 2014 में। 2014 के बाद में अगला एडिशन जो आया वो 2018 में आया था, और 2018 के बाद में जो हमारे पास आया वो है 2022 का। ये सारे 4 वॉल्यूम्स में है और इनका डीवीडी फॉर्म अवेलेबल है हमारे पास। देन अगला टॉपिक है हमारा, अगली फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। अच्छा, ये जो अपडेट होता रहता है, इसमें करते क्या है हम लोग आईपी या फिर किसी भी फार्माकोपिया में, उसमें हम नई मेडिकेशंस के बारे में इंक्लूड करते हैं और पुरानी मेडिकेशंस के बारे में डिलीशन करते रहते हैं। मोनोग्राफ्स को अपडेट करते हैं, उनमें कोई नया प्रोसेस आया है तो उसको अपडेट या डिलीट करते हैं, ठीक है। देन आते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया पे। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन पब्लिश कराता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया जनरली यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की है, जहाँ पे इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सारे देश हैं, वो इस ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। किसके लिए, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग के लिए, ठीक। अब इसका पहला एडिशन कब आया, 1864 में आया। बीपी का पहला एडिशन आया था 1864 में, ठीक है। देन सेकेंड एडिशन आया इसका 1874 में। जो बीपी का सेकेंड एडिशन आया था, ब्रिटिश फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन आया था, वो आया था 1874 में। थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ इन 1885, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1885 में, और इसका अमेंडमेंट कब पब्लिश किया गया, 1890 में, ठीक। और 1898 में फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया का चौथा एडिशन आ रहा है। 5th एडिशन जो आया ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो 1914 में आया, जो कि कुछ डिले हुआ, ठीक। इसके बाद में जो एडिशन पब्लिश हो रहे थे, या फिर जो हमारे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के नए नए एडिशंस आने थे, वो प्रॉब्लम्स फेस होने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो रहा था। तो इसके लिए अब एक कमिटी बना दी गई, वो क्या करती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन था, वो क्या कर रहा है, अब इसको पब्लिश करा रहा है, ठीक। देन 6th एडिशन जो आया इसका वो आया 1932 में, जिसमें कई सारे डायग्नोस्टिक मटेरियल्स के बारे में जो कंटेंट था वो जोड़ा गया, जैसे कि इंसुलिन है, एंटीटॉक्सिन्स है, इनको इंक्लूड किया गया। देन 7th एडिशन 1948 में आया। 1948 में क्या था, इसमें जेनरिक नेम्स ऐड किए गए नए ड्रग्स के, ठीक, और नए ड्रग्स और मेडिसिन के। ऐसे कई सारे जो और चेंजेस हैं वो भी किए गए, वो बुक में दिया हुआ है, जैसे कि मोनोग्राफ रिलेटेड टू सेक्स हार्मोन्स एंड पेनिसिलिन, इनके बारे में, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स के बारे में भी इसमें कंटेंट ऐड किया गया। देन 8th एडिशन आया हमारा 1953 में। तो जो 8th एडिशन आया वो उसमें क्या क्या था, कैप्सूल्स के बारे में ऐड किया गया, एंड देन इम्प्लांट मेथड्स के बारे में भी ऐड किया गया, ठीक है। देन देन इन 1963 में इसका 10th एडिशन आ रहा है। 1963 में इसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ। वहीं पे इसका 9th एडिशन जो आया वो 1958 में आया था, ठीक। अब 1970 में क्या हुआ, एक मेडिसिन ऑर्डर पास किया गया जिसमें ड्यूटीज डिफाइन कर दी गई ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन की। तो अब जो 13th एडिशन आया वो आया 19
1980 में, ठीक है। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया को फिर से पब्लिश कराया गया, जो अगला एडिशन आया वो 1993 में आया, ठीक है। इसमें भी वॉल्यूम्स थी, जिसमें वॉल्यूम 1 एंड मतलब पर्टिकुलरली 3 वॉल्यूम्स थी, जिसमें वॉल्यूम 1 एंड 2 मेडिसिनल सब्सटेंस के बारे में डिटेल रखती थी, और वॉल्यूम 3 में क्या था, फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस, ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशन और ऐसे ही बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी। अभी जो चल रहा है, अभी ये 6 वॉल्यूम्स में हो चुका है। देन लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है ब्रिटिश फार्माकोपिया का, वो 2016 चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें 4000 से ज्यादा मोनोग्राफ है, जो कि लीगली इन्फोर्स्ड है बाय ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशंस 2012 के अंतर्गत, ठीक है। फिर ये कब लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 2016 से ये वाली ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारी लागू कर दी गई थी। इसमें क्या क्या है, इसमें 37 नए मोनोग्राफ है, 142 अमेंडमेंट मोनोग्राफ्स है, मतलब जिनमें चेंज किए गए हैं, और बीपी में एक अपेंडिक्स के लिए जोड़ा गया है, डीएनए आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्ब्स के लिए भी जोड़ा गया है। तो ये क्या था आपका, ये था 2 फार्माकोपियास के बारे में, एक आईपी दूसरा बीपी। तो ये आईपी बीपी के बारे में हो गया। एक फैक्ट है कि आईपी का जो कंटेंट है वो ज्यादातर बीपी से रिलेट करता है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया किसके बेसिस पे बनाई गई है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बेसिस पे बनाई गई है, ठीक है। देन आगे देखिए, अब आता है हमारा टॉपिक लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या है वो, लिमिट टेस्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फार्माकोपिया के बारे में पढ़ लिया है, एरर पढ़ लिया है, क्या होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या है हमारा टॉपिक, लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, लिमिट टेस्ट कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, क्लोराइड, सल्फेट एंड आर्सेनिक, 3 ये जो मेन है ये आपको पढ़ने हैं। बाकी आप बुक से पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा कमेंट अपना, उसके बेसिस पे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आते हैं लिमिट टेस्ट पे। लिमिट टेस्ट को देखते हैं क्या है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, जो कि किस लिए यूज हो रहा है, फॉर इंटेंडेड फॉर आइडेंटिफाइंग और कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी विच में अकर इन अ सब्सटेंस आर टर्म्ड एज लिमिट टेस्ट। मतलब ऐसे क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट जो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, जो किस लिए यूज होते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ सैंपल, मतलब जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट हम लगाते हैं वो लिमिट टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इम्प्योरिटी होती क्या है, इम्प्योरिटी कोई भी फॉरेन मटेरियल जो होता है उसे ही हम इम्प्योरिटी कहते हैं। अब ये सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती हैं, देखिए सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स कैसे, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो चीप क्वालिटी का है, वो रॉ मटेरियल मिक्स है किसी और मटेरियल के साथ में, या फिर ड्यूरिंग स्टोरेज वो मिक्स हो गया है, तो वो इम्प्योरिटी कॉज करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो रिएजेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक। तो कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबलाइज कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं, तो ये रिएजेंट्स का भी एक इंपैक्ट पड़ता है किस पे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। देन तीसरा है प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और रॉ मटेरियल यूज होते हैं किस लिए, प्रोड्यूसिंग मैनी ड्रग्स, कई सारी ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक। इन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इंप्योरिटीज आ सकती हैं मटेरियल्स में, तो हमें ये भी देखना है कि जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो, वो इन इंप्योरिटीज को इनकॉर्पोरेट ना करे, ठीक। अगला देखिए क्या है, फॉर्मुलेशन रिलेटेड इंप्योरिटीज, इसी के अंडर आता है फॉर्मुलेशन रिलेटेड इंप्योरिटीज, सिंथेटिक इंटरमीडिएट एंड बाई प्रोडक्ट, जिसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, इन इंटरमीडिएट्स की वजह से जो एक इंप्योरिटी की तरह मतलब एक्ट करते हैं इन अवर सैंपल, ठीक है, फिर इन अवर प्रोसेस, ठीक। अगला क्या है, एनवायरमेंटल रिलेटेड इंप्योरिटीज, मतलब जैसे हम जब कोई प्रोसेस लगा रहे हैं, ओपन इन्वायरमेंट में लगाया तो एयर, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, इन सबका इंपैक्ट पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सबका इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, हमारे पूरे प्रोसेस पे, और इंडिविजुअली किस पे इंपैक्ट डालेंगे, वो हमारे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, एक टाइप से इंप्योरिटी कॉज कर सकते हैं। देन क्या है, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमें अगर किसी सब्सटेंस को कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हीट करना था या फिर बॉईल करना था, लेकिन हमने उसमें ना किया, उतना टाइम उसको नहीं दिया, तो क्या होगा, वो प्रोसेस सही से कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आ गया। क्यों, बिकॉज प्रोसेस इनकम्प्लीट था, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो सकता है कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बने। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या, मतलब एक इम्प्योरिटी की तरह होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा वहां पे, लेकिन इतना नहीं बनेगा कि हमारा यील्ड अच्छा है। तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रोसेस है, या फिर कह लो ये भी एक सोर्स है जिससे इंप्योरिटी कॉज हो सकती है। देन अगला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स।
अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर कोई कंपनी रन हो रही है तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स भी होंगे। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड का मतलब हो जाता है लेबलिंग एरर हो गया, कोई पैकिंग एरर हो गया, फिर सिंथेसिस के टाइम पे कोई एरर आ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग एरर में आता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में आता है। अब इसमें पार्टिकुलेट कंटामिनेशन मतलब कोई पार्टिकल आ गया, प्रोसेस एरर, एरर के टाइम मतलब प्रोसेस जब हम कर रहे हैं तो वहां पे कोई एरर आ रहा है। देन क्रॉस कंटामिनेशन, दो केमिकल्स आपस में मिक्स हो गए तो उसमें हो सकता है, उसकी वजह से कॉज होगा। माइक्रोबियल कंटामिनेशन, हमने स्टोर किया, माइक्रोब्स उसमें ग्रो कर गया और कंटामिनेशन हो गया, ठीक। देन पैकिंग एरर, मिसलेबलिंग, या फिर हो सकती है, क्यों, कई सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं, सेम कलर के होते हैं, तो उसमें मिसलेबलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। देन अगला क्या है, इंप्योरिटी अराइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम पे भी इंप्योरिटी हो सकती है। कैसे, अगर हमने कोई सब्सटेंस ऐसा बनाया जो कि लाइट के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो अगर हमने उसको स्टोर किया और लाइट उसमें चली गई तो वो क्या हुआ, एक इंप्योरिटी की तरह। अब जो उसमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो गया, उसके लिए इंप्योर हो गया, तो अब वो इंप्योरिटी कॉज करेगा किसकी, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें, फिल्थ बन सकता है, फिल्थ मतलब झाग टाइप में बन सकता है, ठीक है। देन केमिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब दो जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो लाइट के या फिर बेस के कांटेक्ट में आने पे, वाटर के कांटेक्ट में आने पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं या कोई केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो जा रहे हैं, ठीक। अब इसमें और क्या है, देखिए अगला क्या, रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कंटेनर मटेरियल जिसमें हम उसको स्टोर कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो जो कंटेनर मटेरियल में एक्सट्रैक्ट हो, मतलब जो स्टोर किया है हमने कंटेनर मटेरियल में, वहां पर क्या दिक्कत आएगी, वो जब रिएक्ट करेगा तो उसमें से लीच हो जाएंगे केमिकल। तो जब केमिकल लीच होंगे तो केमिकल लीच होने की वजह से उसमें क्या होगा प्रॉब्लम, हमको केमिकल लीच होने की वजह से पर्टिकुलर वहां पर वो कंपोनेंट डिकम्पोज होगा, ठीक है। देन अगला जो मतलब फैक्टर है जो सोर्स इम्प्योरिटी का, वो है एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन। एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, मतलब हमने कुछ और ऐड कर दिया, अपने प्रोडक्ट में या प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाना था तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दिया, ठीक, तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, वो कुछ और ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ऐसे अब देखो, जैसे केबीआर को हम किससे एडल्ट्रेट करते हैं, एनएबीआर से, ठीक। मतलब जो पोटेशियम ब्रोमाइड है उसका एडल्ट्रेशन किससे कर देते हैं, सोडियम ब्रोमाइड से, क्यों, बिकॉज ये चीप है, ठीक, लेकिन ये गलत है, एडल्ट्रेटेड है। तो जब अडल्ट्रेटेड प्रोसेस है ये, तो ये क्या करेगा, एक सोर्स ऑफ इंप्योरिटी कॉज करेगा, और इंप्योरिटी कॉज करेगा तो क्या होगा, ये हमारे लिए एक क्या होगा, ये एक सोर्स ऑफ इंप्योरिटी होगा जो कि हमारे प्रोडक्ट को इंप्योर कर रहा है, ठीक है। देन आते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पे। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में क्या होता है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ये किस में सबसे पहले दिया गया था, ये दिया गया था आईपी 1995 में। इंपॉर्टेंट है, ये आपका 7 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछा जाता है, और इसका प्रिंसिपल आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। तो 2, 7 और 10 तीनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़िएगा इसको ध्यान से। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या कहता है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कह रहा है, ये किसका, इसका प्रिंसिपल क्या है, जब क्लोराइड जो सैंपल में प्रेजेंट है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और साथ में नाइट्रेट आयन रिलीज करेगा। देखिए यहाँ पे, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन अ रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड। मतलब सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्युबल क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रही है जो कि क्या दे रहा है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट दे रहा है जो इनसॉल्युबल है इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक। अब ये प्रिंसिपल है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है इस प्रिंसिपल में, हम करते क्या है मेनली इस प्रोसेस में, हम ये प्रोसेस किस में लगाते हैं, एक नेस्लर सिलेंडर में लगाते हैं। इसको हम टेस्ट ट्यूब में नहीं करते, इसको हम नेस्लर सिलेंडर में लगाते हैं, ठीक है। उस नेस्लर सिलेंडर में सारे टेस्ट होंगे एक्सेप्ट आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो टेस्ट होता है लिमिट टेस्ट आपका, वो गजेट अपरेटस में लगता है। देन आगे बढ़ते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस क्या है। अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर आप इस चार्ट से समझिए कि हम सबसे पहले स्टैंडर्ड देखते हैं, हमें इसमें 2 सॉल्यूशंस बनाने, एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट। तो हम पहले स्टैंडर्ड देखेंगे फिर टेस्ट बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड में क्या ले रहे हैं हम, 1 ml 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। मतलब 1 ml में 1 ml जो है उसमें इतना सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो हम ये इतना मतलब इतनी कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं, 1 ml HNO3 ऐड कर रहे हैं। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, 50 ml नेचुरल सिलेंडर में डाल के डाइल्यूट कर ले रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूट करने के बाद में हमने क्या किया, उसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड किया। अब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब ऐड किया तो उसमें क्या आया, ओपेलेसेंस आया या फिर टर्बिडिटी आई, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड। देन हम टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट में हमने क्या किया, स्पेसिफाइड सब्सटेंस, मतलब जो हमारा सैंपल है,
या हम इसको क्या लिखते हैं, स्पेसिफाइड सब्सटेंस को सैंपल लिखते हैं। तो सैंपल 1 ग्राम हमने लिया, उसके साथ में हमने क्या लिया, 10 ml वाटर ले लिया। 1 ग्राम सैंपल 10 ml वाटर। फिर इसको हमने क्या किया, 1 ml HNO3 ऐड किया। 1 ml HNO3 ऐड किया जैसे हमने स्टैंडर्ड में किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट कर लेंगे। एक नेस्ले सिलेंडर ए, मतलब 2 नेस्ले सिलेंडर लिए, दोनों को हमने ए और बी मार्क किया, ठीक है। तो ए वाले नेस्ले सिलेंडर में हम क्या करेंगे, 50 ml ये ले लेंगे, 50 ml तक इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, मतलब इसमें 49 ml हमें सिल्वर नाइट्रेट भर देना है, ठीक है। 49 क्यों, यहाँ पर 1 ml और था तो ये 48 ml हो जाएगा। 48 ml हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट भरा, ठीक है, सॉरी वाटर भरा, 48 ml वाटर भरा। फिर 1 ml उसमें हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इसमें भी टर्बिडिटी आएगी। अब दोनों में टर्बिडिटी आई, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इसकी टर्बिडिटी से हम इसकी टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे। क्यों, अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा इस पूरे प्रोसेस का, कि सैंपल कब पास करेगा लिमिट टेस्ट को। जो लिमिट टेस्ट हम कर रहे हैं इसको पास कब करेगा सैंपल, अगर जो हमारा सैंपल है वो लेस ओपेलेसेंट है किससे, मतलब लेस टर्बिड है किससे, स्टैंडर्ड से। मतलब स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी अगर ज्यादा है और ओपेलेसेंट टेस्ट सॉल्यूशन की कम है, ठीक है। अगर इसकी टर्बिडिटी ज्यादा है तो ये सैंपल क्या करेगा, हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को पास करेगा। या फिर कह लो अगर हमारे जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू किसके, टेस्ट के। इसके कंपैरिजन के, मतलब स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ये कम है, तो ये क्या शो करेगा हमको कि हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को पास कर रहा है, ठीक है। देन अगला देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। सबसे पहली चीज इसमें बेसिक आपको लिखना क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल देखिए, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि सॉल्युबल सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि बेरियम सल्फेट का होता है और साथ में क्लोराइडाइन रिलीज होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्युबल सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है तो अब जो टर्बिडिटी आएगी, हमें इसमें जो टर्बिडिटी मिलेगी टेस्ट और स्टैंडर्ड की, उसे हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे हमारा सैंपल पास हो रहा है टेस्ट में या नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें भी सेम चीज है, जो हमने स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक, उसका हम अपीयरेंस या फिर टर्बिडिटी ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए हमने क्या किया, एक टेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमने इसको नेस्लर ए में लिया, इसको नेस्लर बी में लिया, ठीक है। हमने क्या लिया, एक स्पेसिफाइड सब्सटेंस लिया, मतलब 1 ग्राम वेट सब्सटेंस लिया, उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और उसको डाइल्यूट कर लिया 45 ml तक, ठीक। अब 45 ml के बाद हमने उसमें क्या किया, 5 ml बेरियम सल्फेट डाला और फिर उसकी टर्बिडिटी मेजर की। सेम इसमें भी क्या किया, 1 ml 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन किसका लिया, पोटेशियम सल्फेट का लिया, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में हमने फिर 2 ml HCl डाला जैसे हमने इसमें डाला था और उसको फिर 45 ml वाटर में डाइल्यूट कर लिया। फिर 5 ml बेरियम सल्फेट डाल के हमने वॉल्यूम मेकअप किया। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद इसमें भी टर्बिडिटी आई। अब टर्बिडिटी आई तो हमने अब क्या करेंगे, इसमें हम इसकी टर्बिडिटी को मेजर करेंगे। सेम फिर वही होगा कि अगर टेस्ट की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी से कम है, अगर इसकी टर्बिडिटी कम है और इसकी ज्यादा है, ठीक है, तो ही हमारा सैंपल जो है वो सल्फेट के लिए क्या कर रहा है, टेस्ट पास कर रहा है, लिमिट टेस्ट पास कर रहा है। तो ये क्या था, ये था लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, ठीक। देन आता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन किसके ऊपर बेस्ड है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन बेस्ड है रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट विद मरकैप्टो एसिटिक एसिड या फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, अमोनियम सिट्रेट प्रेजेंट है और अमोनियम सिट्रेट के साथ, अमोनियम सिट्रेट क्या है, बफर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, क्यों, बिकॉज फेरस मरकैप्टो एसिटेट और फेरिक आयरन ये किसमें रिड्यूस हो जा रहे हैं, फेरस स्टेट में, किसकी वजह से, बाय दिस रिएजेंट, ठीक। और लास्ट जो हमारे पास बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, फेरस मरकैप्टो एसिटेट बन के आ रहा है, जो कि इसका फाइनल कंपाउंड है, जिसकी वजह से पर्पल कलर आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे, इसमें इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर देखने के लिए हम सबसे पहले, आप ये इमेज देखिए, अब देखिए ये क्या है, ये प्रोसीजर है किसका, हमारे आयरन के लिमिट टेस्ट का, ठीक। हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक सैंपल ले रहे हैं। सैंपल में हमने क्या किया, 1 ग्राम सैंपल लिया, उसको 40 ml वाटर में डिसॉल्व कर लिया, ठीक। फिर उसको नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफर किया, जिसको हमने मार्क कर दिया टी, मतलब ये एक नेस्लर सिलेंडर लिया, इसमें हमने क्या लिया, 1 ग्राम सैंपल लिया, ठीक। फिर उसमें 40 ml वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब 40 ml वाटर ऐड करने के बाद हमने इसको टी मार्क कर दिया। फिर इसमें हम 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डालेंगे, मतलब अब इसमें क्या जाएगा, सिट्रिक एसिड जाएगा, जो कि
आयरन जिसमें प्रेजेंट ना हो। ठीक है, कितनी कंसेंट्रेशन का? 20%। अब इसके बाद में क्या होगा, एक 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला जाएगा। कितना? 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक, अब ये थायोग्लाइकोलिक एसिड डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें अमोनिया डालेंगे। क्या करेंगे? अमोनिया ऐड करेंगे। अमोनिया ऐड करने के बाद में हम इसको रख देंगे वॉल्यूम मेकअप करके 50 ml। ठीक, ये तो हो गया टेस्ट का। ये हो गया टेस्ट का। हमने क्या किया, 1 ग्राम सैंपल लिया, 40 ml में डिसॉल्व कर दिया डिस्टिल वाटर में। फिर उसके बाद में हमने 20% 2 ml क्या डाला, आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डाला। फिर एक 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला और फिर अमोनिया ऐड किया। अमोनिया ऐड करने के बाद में हमने वॉल्यूम मेकअप कर दिया। देन स्टैंडर्ड सैंपल पे आते हैं। स्टैंडर्ड सैंपल में हम वही करेंगे, 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेंगे। फिर उसमें उसको हम नेस्लर सिलेंडर में ऐड करेंगे। नेस्लर सिलेंडर में करने के बाद में हम इसमें 40 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे। फिर वही सेम चीज, 2 ml 20% आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डालेंगे, 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड और अमोनिया ऐड करेंगे अल्कलीन करने के लिए, वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, हम कलर की इंटेंसिटी चेक करेंगे। इन दोनों का हम क्या करेंगे, कलर की इंटेंसिटी चेक करेंगे। कलर हमारा क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, मतलब कैसा है, दोनों में कलर कैसा है। अब कलर हम कैसे डिसाइड करेंगे कैसा है कि नहीं, हम इसमें कलर कैसे देखेंगे, हम क्या इसमें एस्टिमेट करते हैं आयरन के उसमें, तो आयरन में एस्टिमेट हमें करते हैं कि कौन किसमें कलर ज्यादा इंटेंस है। जिसमें ज्यादा इंटेंस है मतलब उसमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है। अब अगर ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है तो आयरन वो जो टेस्ट है वो फेल कर जाएगा, मतलब वो जो लिमिट टेस्ट है वो सैंपल फेल कर जाएगा अगर उसका कलर इंटेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू किसके, इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। ठीक, अगला आता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेस्ट में आर्सेनिक की इंप्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक, ये एक मेजर, मतलब ये टेस्ट जो है ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, 7 नंबर में पूछा जाता है। देन आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड है कि जो आर्सेनिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या बना देता है वो आर्सेनस एसिड बनाता है। आर्सेनस एसिड बनाने के बाद में उसका फर्दर रिडक्शन होता है और रिडक्शन करके वो क्या बनाता है, आर्सिन गैस बनाता है, जो कि ऊपर लिबरेट होकर पेपर पे जाती है और एक येलो स्टेन देती है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। जब आर्सिन क्या करता है, ड्राई पेपर के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो और ब्राउन स्टेन देता है, जिसकी इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं और बताते हैं कि हमारे उसमें कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है सैंपल में। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब इसके अपरेटस के बारे में देख लीजिए। अपरेटस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, गजेट अपरेटस यूज कर रहे हैं। कौन सा, गजेट अपरेटस यूज कर रहे हैं फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये अपरेटस के बारे में भी पूछता है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका आप डायग्राम देख लीजिए, गजेट अपरेटस का क्या होता है। गजेट अपरेटस का ये डायग्राम है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे 2 रबर बंग है। ये क्या है, रबर बंग है। रबर बंग का मतलब होता है कॉर्क टाइप के हैं। इनके बीच में एक पेपर है, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर है या फिर मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर होता है, HgBr। ठीक है, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर होता है। अच्छा, ये स्प्रिंग क्लिप्स क्यों लगी हैं, ये इन कॉर्क को और पेपर को होल्ड रखती हैं, प्रॉपर टाइटनेस प्रोवाइड करती हैं। फिर ये जो कॉर्क है ये इस बॉटल से जुड़ा हुआ है थ्रू अ 200 mm लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 8 mm और इंटरनल डायमीटर कितना है 6.5 mm। ठीक है, ये फिर इसी ट्यूब में एक होल प्रेजेंट होता है जिसका जो रेडियस होता है वो 2 mm होता है। जो ये होल है ये 2 mm का होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, गैस को पास कराने के लिए होता है। ठीक, अब ये तो हो गया इसमें। अब यहाँ पे होता क्या है इसमें, यहां से जब आर्सिन गैस रिलीज होती है तो वो इस ट्यूब के थ्रू इस मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर पे जाती है। ठीक है, इस मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर पे जाती है और मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर पे जाके वो क्या कर रही है, यहाँ पे जब आ गई गैस, अब ये येलो कलर का यहाँ पे स्टेन बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे येलो कलर का क्या करेगी, स्टेन बनाएगी। स्टेन बनाने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, इसी स्टेन को हम स्टैंडर्ड स्टेन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और बताएंगे हमारा कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। ठीक है, आइए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर में सबसे पहले हम 2 टाइप के इसमें भी सॉल्यूशन बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड, दूसरा टेस्ट। स्टैंडर्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक नोन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिसको हम वाइड माउथ बॉटल में रखते हैं, मतलब जो अपरेटस है उसमें रखते हैं। ठीक, फिर इसमें हम 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, 5 ml स्टेनस क्लोराइड डालते हैं और सॉल्यूशन स्टेनस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, फिर 10 ग्राम जिंक डालते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो, जितने भी रिएजेंट, अच्छा एक चीज और होती है इसमें, जो भी रिएजेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो आर्सेनिक फ्री होने चाहिए। ठीक, अब इसको हम 40 मिनट के लिए रख देते हैं। 40 मिनट के बाद रखने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं, ये जो स्टेन है, जो इसमें स्टेन आया
मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में उसी के कंपैरिजन करते हैं बेस्ड ऑन इट्स इंटेंसिटी। इसके कंपैरिजन में, टेस्ट के कंपैरिजन में। इसमें हमने क्या किया, देखिए हमने टेस्ट सॉल्यूशन लिया, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आर्स जो सैंपल था उसको लिया, ठीक है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, फिर उसमें स्टेनस हाइड्रोक्लोराइड ऐड किया, फिर उसको हमने क्या कर दिया, एक बॉटल में भर दिया। इसके बाद में हमने इसमें भी 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन डाला और 10 ग्राम जिंक डाला, ठीक है, 10 ग्राम जिंक डाला। अच्छा, इसमें और क्या हुआ, इसमें भी वही चीज है कि जो भी सैंपल है वो क्या होना चाहिए, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, रीजेंट है वो आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। इसको हमने 40 मिनट के लिए रख दिया। 40 मिनट रखने के बाद में हमने क्या किया, दोनों के स्टेन्स को कंपेयर किया, जिसकी अगर स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी ज्यादा निकलती है टेस्ट के कंपैरिजन में तो हमारा सैंपल फेल कर जाएगा, मतलब इसमें एक लिमिट से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, आर्सेनिक प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, ये प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसीजर था किसका, ये प्रोसीजर था फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ठीक। अब रिएजेंट्स की बात करते हैं। रिएजेंट्स जो भी यूज कर रहे हैं उनके ऊपर AST लिखा होता है, मतलब अब ये जो रिएजेंट्स है ये किसके लिए है, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए है, ठीक है। अब प्रिकॉशंस इसमें कुछ लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस देखिए क्या है, प्रिकॉशंस है कि स्टैंडर्ड स्टेन शुड बी कंपेयर्ड इमीडिएटली, वरना मतलब तुरंत ही इसके जो कंपैरिजन है वो तुरंत हो जाना चाहिए, वरना ये फेड हो जाता है, जो स्टेन है वो उड़ जाएगा। आर्सेनिक क्लोराइड जो है पेपर जो है वो डार्क प्लेस पे स्टोर किया जाना चाहिए, क्यों, बिकॉज ये डीकलराइज हो जाता है जब इस पे लाइट पड़ती है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, जो ट्यूब जो है उसको वॉश करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड AST से, ठीक, देन विद वाटर, और फिर उसको ड्राई करना है कंसिक्वेंट टेस्ट के बीच में, ठीक है। तो ये था पूरा गजेट अपरेटस के बारे में और आपका लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में, ये आपका मेन था। देन आपको पढ़ना है इसमें लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करना है वो है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में क्या है, हैवी मेटल्स में हमारे मेटल्स आते हैं जैसे कि लेड, ठीक। तो अब अगर ये प्रेजेंट है तो ये टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमें इनको कंट्रोल करना जरूरी है। अब लेड का जब हम कंट्रोल करते हैं या फिर लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, उसमें रिएक्शन कौन सी होती है, लेड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड्स कराते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, लेड सल्फाइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। इसी को हम यूज करते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस किसमें दिया हुआ है, IP 1996 प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इसमें लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में, ठीक है। अब देखो क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इज कैरिड आउट फॉर डिटरमाइनिंग द कंटेंट ऑफ मेटालिक इंप्योरिटीज कलर्ड बाय सल्फाइड आयन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो ये जो सल्फाइड आयन है ये क्या करेगा, उन मेटल्स का या मेटालिक इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, इसका भी प्रोसीजर देखिए। प्रोसीजर देखने के लिए आप ये इमेज देख सकते हैं। हैवी मेटल्स के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, आप ये वाला देखिए, जो प्रोसेस आपको इजी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल है, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है, इसमें देखिए क्या है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल, यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल हमने लिया, ठीक, उसको डिसॉल्व किया 20 ml वाटर में। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल 20 ml वाटर में डिसॉल्व किया, 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, फिर सैंपल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया जैसे हमारे मोनोग्राफ में दिया हुआ है। फिर उसमें हमने 50 ml वाटर डाल के वॉल्यूम मेकअप किया, उसमें 5 ड्रॉप किसकी, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन की डाली, किसकी, H2S की डाली, ठीक है, सोडियम सल्फाइड की डाली, फिर उसको 5 मिनट के लिए रख दिया। अब 5 मिनट रखने के बाद में हम जब उसमें उसको एक व्हाइट बैकग्राउंड में व्यू करेंगे, जो कलर आएगा तो हम उसको व्हाइट बैकग्राउंड में व्यू करेंगे। फिर इसमें हमने क्या किया था, देखो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया, 1 ml स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लिया, फिर उसमें 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और ऐड किया, फिर उसका वॉल्यूम मेकअप किया 50 ml तक। 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप करने के बाद 5 ड्रॉप सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन की डाली और उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दिया। इसको भी हमने क्या किया, फिर जो व्हाइट बैकग्राउंड था उसमें व्यू किया। अब व्हाइट बैकग्राउंड में व्यू करने के बाद में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा व्हाइट बैकग्राउंड में। जब हमने इसको व्यू किया, ये हमारा मेथड 3 था, तो मेथड में हमारे इसमें क्या आना चाहिए, जो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड की इंटेंसिटी, मतलब जो हमारे सैंपल की इंटेंसिटी है स्टैंडर्ड की और टेस्ट की, तो स्टैंडर्ड की ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू टेस्ट। अगर टेस्ट की ज्यादा हो रही है तो सैंपल हमारा क्या करेगा, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स फेल कर जाएगा, या फिर उसमें हम ये कह सकते हैं उसमें हैवी मेटल्स एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लिमिट टेस्ट के बारे में, जो लिमिट टेस्ट आपको पढ़ने थे, ठीक, जिसमें आपका क्लोराइड, सल्फेट और आर्सेनिक ये 3 आपके मेन है। इसके अलावा आपने एरर पढ़ लिया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया। अब आप नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है टाइट्रेशन का।